जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर सभी भावी जजों मतलब फ्यूचर जजेस का स्वागत है। नमस्कार। हमारी हिंदू लॉ लीगल सीरीज में आज हम एक बहुत ही फाउंडेशनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। हाँ, यानी हिंदू विधि के स्रोत। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कानून आया कहाँ से। बिल्कुल, और ये विषय जुडिशरी परीक्षा के लिए, क्लैट पीजी, लॉ ऑप्शनल, इन सब के लिए मतलब बेहद जरूरी है। हाँ, इससे सीधे सवाल भी बनते हैं और कॉन्सेप्ट्स तो खैर मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन सब में काम आते ही हैं। सही कहा। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ समझने से ही पता चलता है कि ये कानून कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे विकसित हुआ और आज कौन से नियम लागू होते हैं। मोटे तौर पर इन्हें दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। हाँ, एंशिएंट सोर्सेज यानी प्राचीन स्रोत और मॉडर्न सोर्सेज मतलब आधुनिक स्रोत। तो चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरू करते हैं प्राचीन स्रोतों से। हाँ, और इसमें सबसे पहले आती है श्रुति। श्रुति मतलब जो सुना गया। इसमें वेद और उपनिषद शामिल है। इनको डिवाइन ओरिजिन का माना जाता है ना? बिल्कुल। श्रुति को सर्वोच्च माना गया क्योंकि मान्यता है कि ये सीधे ईश्वर से सुने हुए ज्ञान पर आधारित थे, मतलब लिखे हुए नहीं थे पहले। अच्छा। इसने हिंदू विधि को एक तरह का नैतिक और दार्शनिक आधार दिया कि भाई धर्म क्या है, ऋत यानी जो कॉस्मिक ऑर्डर है वो कैसा हो, न्याय के सिद्धांत क्या हो। और विवाह को संस्कार मानने की बात भी यहीं से आई। हाँ, विवाह को एक पवित्र बंधन, एक सैक्रामेंट मानने की नींव श्रुति ने ही रखी। ये समझिए कि श्रुति ने एक तरह से दिशा दी, एक फिलोसॉफिकल बेस तैयार किया। तो अगर श्रुति ने दिशा दी तो फिर प्रैक्टिकल नियम कहाँ से आए डे टू डे लाइफ के लिए? उसके लिए फिर आती हैं स्मृतियां। स्मृति यानी जो याद रखा गया। ये श्रुति के सिद्धांतों को समाज के लिए व्यवहारिक नियमों में बदलती हैं। जैसे मनुस्मृति। हाँ, मनुस्मृति इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मानी जाती है। उसमें सामाजिक आचरण, राजा की कर्तव्य, लीगल प्रोसीजर्स सब पर बात है। और याज्ञवल्क्य की स्मृति, उसका जिक्र भी आता है। बिल्कुल। याज्ञवल्क्य की स्मृति इनहेरिटेंस मतलब विरासत और अडॉप्शन यानी दत्तक ग्रहण, इन जैसे मामलों पर ज्यादा स्पष्ट और सिस्टमैटिक थी। नारद स्मृति ने जुडिशियल प्रोसेस पर काफी ध्यान दिया। तो यहीं से हमें वो सब नियम मिले, जैसे विवाह के प्रकार, संपत्ति का बंटवारा। हाँ, ज्यादातर ठोस नियम यहीं से निकले। विवाह के टाइप्स, पार्टीशन रूल्स, अपराध और दंड, ये सब स्मृतियों में विस्तार से बताया गया। अच्छा, और फिर इन स्मृतियों को समझने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए टीकाएं आईं, कमेंट्रीज और डाइजेस्ट्स। सही, क्योंकि स्मृतियां कई बार थोड़ी क्या कहते हैं कॉन्साइज होती थीं या उनके अर्थ गहरे होते थे, तो टीकाकारों ने, कमेंटेटर्स ने उनकी व्याख्या की। जैसे मिताक्षरा और दयभाग, ये सबसे मशहूर है शायद। हाँ बिल्कुल, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर बेस्ड है, वो तो बहुत ही प्रभावशाली रही। इसी से वो संयुक्त हिंदू परिवार वाला कॉन्सेप्ट आया। हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्सनरी मतलब जन्म से संपत्ति में अधिकार, ये अवधारणा मिताक्षरा ने ही स्थापित की, जो आज भी रेलेवेंट है। और दाय भाग वो अलग कैसे था? दाय भाग जीमूत वाहन ने लिखा और ये ज्यादातर बंगाल और असम में माना गया। इसमें बड़ा फर्क ये था कि क्या फर्क था? मतलब इनहेरिटेंस को लेकर? हाँ, फंडामेंटल फर्क था। मिताक्षरा के अनुसार बेटे को पिता की पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिल जाता था। अच्छा, जन्म से ही? हाँ, जबकि दाय भाग कहता था कि नहीं, पिता की मृत्यु के बाद ही बेटे को संपत्ति मिलेगी। ये सोच का एक बुनियादी अंतर था। तो इन टीकाओं ने कानून को रीजनल जरूरतों के हिसाब से भी ढाला एक तरह से। बिल्कुल, कानून को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अडॉप्ट किया। इसने हिंदू लॉ को दो मुख्य स्कूलों में बांट दिया, मिताक्षरा और दाय भाग। प्राचीन स्रोतों में एक और चीज है प्रथा, कस्टम या आचार, यानी वो रीति रिवाज जो इतने लंबे समय से चले आ रहे हैं कि उन्हें कानून जैसी मान्यता मिल गई। हाँ, लेकिन हर रीति रिवाज, प्रथा या कस्टम नहीं बन जाता कानून की नजर में। उसके लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें? उसे बहुत पुराना होना चाहिए, मतलब एंशिएंट, लगातार चला आ रहा हो, कंटिन्यूअस, निश्चित हो, सर्टेन और रीजनेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अतार के हो, और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी ना हो। बिल्कुल। और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये याद रखना जरूरी है कि प्रथा तभी वैलिड है जब वो किसी बने हुए कानून यानी स्टैट्यूट के खिलाफ न जाए और उसे अदालत में साबित किया जा सके। मतलब अब लेजिस्लेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है कस्टम से। हाँ, कह सकते हैं कि विधान अब प्रथा पर हावी है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है उसका। हाँ, अगर कानून खुद ही प्रथा को बचाता है तो वो अलग बात है। चलिए अब आते हैं मॉडर्न सोर्सेज पर। इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस का। साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण, इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब है जहां कानून चुप हो, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस पर कोई स्पेसिफिक लॉ या प्रेसिडेंट मौजूद ना हो। तो जज क्या करते हैं? तो न्यायाधीश फिर फेयरनेस, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर फैसला करते हैं। ये एक तरह का गैप फिलर है। अच्छा, ताकि अन्याय ना हो। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि कानून की चुप्पी की वजह से किसी के साथ अन्याय ना हो जाए। और अदालतों के फैसले, प्रीसिडेंट्स, वो भी तो सोर्स है। हाँ, बिल्कुल। जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण आधुनिक स्रोत हैं। आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो सभी निचली अदालतों पर बाइंडिंग है। और हाई कोर्ट के? हाई कोर्ट के फैसले उनके अपने राज्य की अदालतों पर। न्यायपालिका ने समय समय पर हिंदू कानून की व्याख्या की है, उसे संविधान के नजरिए से परखा है। कोई उदाहरण? जैसे वो गीता हरिहरन बनाम आरबीआई का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माँ भी बच्चे की नेचुरल गार्डियन हो सकती है, पिता के साथ साथ। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। हाँ, ये तो काफी लैंडमार्क था। बिल्कुल। या फिर शायरा बानो केस को देखें, जिसने पर्सनल लॉ को भी फंडामेंटल राइट्स की कसौटी पर परखा। तो ये दिखाता है कि अदालतें कानून को कैसे इवॉल्व करती हैं। और आखिर में सबसे प्रभावशाली आधुनिक स्रोत, लेजिस्लेशन, मतलब संसद द्वारा बनाए गए कानून। हाँ, ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। खासकर 1955-56 के जो हिंदू कोड बिल्स थे। हाँ, उन्होंने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी थी। बिल्कुल। उन्होंने हिंदू पर्सनल लॉ के एक बड़े हिस्से को कैडिफाई कर दिया, मतलब एक लिखित कानून का रूप दे दिया। 4 मुख्य कानून आए तब। कौन कौन से? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 का संशोधन हुआ, बेटियों को बराबर का अधिकार देने वाला। हाँ, वो तो एकदम रेवोल्यूशनरी था। उसने बेटियों को बेटों के बराबर को पार्सनरी अधिकार दिए। ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो इस लेजिस्लेशन का कुल मिलाकर असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा हुआ। इसने काफी हद तक जो पुरानी प्रथाएं थीं या अलग-अलग स्कूलों के नियम थे, उनको खत्म करके पूरे भारत में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की। और लैंगिक न्याय भी बेहतर हुआ? हाँ, जेंडर जस्टिस में काफी सुधार हुआ। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा, कानून ने कुछ जगहों पर प्रथा को बचाया भी है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 29(2) प्रथागत तलाक को मान्यता देती है, तो विधान सबसे ऊपर है, पर एक्सेप्शंस भी हैं। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हिंदू कानून एक एवोल्यूशनरी सिस्टम रहा है, श्रुति के दार्शनिक आधार से शुरू होकर स्मृति के नियमों, टीकाओं की व्याख्याओं और प्रथाओं के जरिए विकसित हुआ। बिल्कुल। और फिर आधुनिक दौर में इक्विटी, अदालती फैसलों और खासकर लेजिस्लेशन यानी कॉडिफिकेशन ने इसे आज का रूप दिया है। सही। ये परंपरा और आधुनिक कानूनी सिद्धांतों का एक मिला-जुला रूप है। और इसे समझना हर भावी न्यायाधीश के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। अब एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं, सरोगेसी है, नई तकनीकें आ रही हैं, तो क्या मौजूदा कानूनी ढांचा जो इन स्रोतों से बना है वो पर्याप्त है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर हिंदू पर्सनल लॉ में बदलाव का अगला बड़ा स्रोत क्या हो सकता है? क्या वो फिर से विधान होगा या अदालती व्याख्या होगी या कुछ और? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। खैर, उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। आज की चर्चा पर आधारित मेंस मॉक क्वेश्चन और उसका मॉडल उत्तर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। हाँ, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये सत्र पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।